हाँ तो देखिएगा बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9th का प्रथम पाठ साइंस का पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यानी जो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जितने भी हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिएगा, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। हम सभी जानते हैं, जो हम वस्तुओं को देखते हैं उनके आकार हैं वो अलग अलग हैं, आकृतियां हैं वो भी अलग अलग होती हैं, और उनकी बनावट है वो अलग अलग होती है। जैसे लकड़ी जो है वो अलग वस्तु से बनी हुई है, अलग कणों से बनी हुई है। मिट्टी का कण है, मिट्टी का एक बड़ा पदार्थ है, पत्थर है, वो अलग अलग कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। तो सबसे पहले हमारे इसमें एक स्टार वाली जो बात है वो ये है पदार्थ की परिभाषा। यानी पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो देखिएगा, हम फिर से क्या कह सकते हैं कि जो पदार्थ है उसकी परिभाषा क्या हो गई कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती हैं। तो पदार्थ की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि वो है स्थान घेरेगा और साथ में ही वह उसमें द्रव्यमान होगा। तो जो पदार्थ होगा वो दो बातें होंगी इसमें, कि उसमें द्रव्यमान तो होगा ही होगा और साथ में वह वायुमंडल में स्थान घेरेगा, अर्थात आयतन होगा। दो चीजें होंगी, द्रव्यमान होगा और आयतन होगा। और प्रत्येक वस्तु जिस कण से मिलकर बनी हुई होती है, जिस पदार्थ से मिलकर बनी हो, देखिएगा, प्रत्येक वस्तु जिस चीज से मिलकर बनी हुई होती है वो क्या कहलाती है? पदार्थ। कोई भी वस्तु जिस वस्तु से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई जो भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु है जिस सामग्री से बनी हुई होती है वह पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ जो होगा उसमें आयतन घेरेगा और साथ में ही उसमें द्रव्यमान होगा। अब देखिएगा, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने भारत की 5 मूल तत्वों में वर्गीकरण किया है। यानी जो दार्शनिकों थे, पुराने जो दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? जो पुराने दार्शनिक थे उन्होंने प्रत्येक, मतलब जो मूल तत्व थे, यानी प्रत्येक पदार्थ का निर्माण इन 5 मूल तत्वों से हुआ है। वो 5 मूल तत्व कौन कौन से थे? और उन्हें पंच तत्व कहा था। और पंच तत्व में, अब पंच तत्व में देखिएगा, वायु है, पृथ्वी है, वायु है, पृथ्वी है जिसमें धरती या फिर पृथ्वी एक ही बात है, अग्नि है, जल है, आकाश है। इसके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं मिलकर बनी हुई है। यानी पुराने दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि भाई इन 5 वस्तुओं से मिलकर ही हम जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण हुआ है, पदार्थों का निर्माण हुआ है। इसके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। यानी जो रासायनिक पहलू हैं, इसमें सिर्फ भौतिक पहलुओं में, जैसे आकार है, आकृति है, आयतन है, जो भी है, यानी भौतिक पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ के जो भौतिक पहलू होते हैं ना, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और रासायनिक पहलू जो है वो आगे के पाठ में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा आगे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप कैसा होता है उसका? पदार्थ है उसका भौतिक स्वरूप कैसा होता है? तो इस तरह से। तो देखिएगा, जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है कि जो पदार्थ होता है, जो भी वस्तु होती है, वो जिस सामग्री से मिलकर बनी हुई होती है वह पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ को हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। जैसे कान, नाक, ये जो 5 इंद्रियां हैं इनके द्वारा महसूस किया जा सकता है। और साथ में ही
पुराने जो दार्शनिक थे उन्होंने ये कहा था कि जो वस्तुएं हैं वो प्रत्येक वस्तु है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अब देखिएगा पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, यानी पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, उसमें पहली जो बात है वह यह बताई गई है कि जो भी कण है वो पदार्थ है, जो भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से देखिएगा इसमें बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा यह मानना था उस विचारधारा के अनुसार कि जो पदार्थ होता है वह लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, परंतु अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि वह सतत है या कणों से बना हुआ है। तो देखिएगा जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसा बताया। लेकिन उससे पहले ये माना जाता था कि जो पदार्थ होता है वो लकड़ी की तरह सतत होता है और लकड़ी की तरह उसे काटा जा सकता है, सतत होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने जब पुरानी जो ये दार्शनिकों के द्वारा कही गई जो बात थी यह संतुष्टपूर्ण नहीं थी, तो बाद में उन्हें लोगों को, इंसानों को और उसको ज्ञान हुआ तो उसे पता चला कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप है। एक 100 ml जल का बीकर लें और उस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाएं। उसमें नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। यानी आपको कुछ नहीं है, जल ले लेना है और जल में चीनी या नमक घोल लेनी है। जल के स्तर पर आए बदलाव को ध्यान दें। इसके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, वह कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। तो जब आप अपने एक कांच का गिलास ले लेना, चाहे बीकर ले लेना, उसमें जल भर लेना, जल भर करके उसमें चीनी या शक्कर घोल लेना, छड़ की सहायता से घुमा लेना। घुमाने के बाद उसके जल के स्तर को देखना, तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। जो जल का स्तर है तो देखिएगा, हाँ, जो जल है उसके जब हम घोलते हैं उसको, तो जब जो उसका घोलने पर जो वस्तुएं होती हैं वो घुल जाती हैं। तो देखिएगा इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। अरे पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए हैं, तभी तो छोटे छोटे जो शक्कर थी वो छोटे छोटे कणों में अन्य में परिवर्तित हो गई। उपयुक्त क्रियाकलाप से चम्मच में रखी गई शक्कर या नमक अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इससे पता चल गया कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। और पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिएगा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो घुल क्यों गई, क्योंकि जो पदार्थ था उसके मध्य में रिक्त स्थान भी था। यानी जो छोटे छोटे वो थे उनके मध्य में क्या था, रिक्त स्थान भी था, इसीलिए तो वो घुल गया। अब देखिएगा आगे, तो देखिएगा जो पदार्थ होता है ना उसके जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में हमको एक क्रियाकलाप करना है। पोटेशियम परमंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लो और 100 ml पानी में घोल दें। अब इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपयुक्त घोल में 10 ml इसमें से निकाल लें और उसे 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक इसे तनुकृत करें। तनुकृत का मतलब है उसमें जल मिलाते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? तो देखिएगा जो जल है वो किस तरह से जो है, जल पहले 100 ml था, फिर 100 ml में इसमें से 10 ml ले लिया, फिर 100 ml, तो उसका जो रंग है वो फीका पड़ता जाता है। तो देखिएगा अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है और फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। तो हम ये कह सकते हैं इस बात से कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और जब हम उसमें से 10 ml का वो लेते हैं टुकड़ा, 10 ml का जो भाग लेते हैं और फिर से 100 ml में मिलाते हैं, तो जो कण होते हैं वो उसमें रंग प्रदान करते हैं, अर्थात हल्का हो जाता है लेकिन रंग फिर भी प्रदान करते हैं। इसका मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमंगनेट के
बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 100 ml भी रंगीन 100 ml 100 यानी 1000 लीटर भी रंगीन कर सकती है। यानी पोटेशियम की जो परमैंगनेट है उसकी छोटी जो मात्रा है ना, कम मात्रा, पोटेशियम परमैंगनेट की जो कम मात्रा होती है वह 1000 लीटर पानी को क्या कर देती है, रंगीन कर देती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण का मतलब है हजारों लाखों सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और जो ये कण है, ऐसे जो कण हैं वो अन्य छोटे छोटे भागों में भी टूटते रहते हैं। अब देखिए, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर उसकी महक हमें मिलती रहती है। अगर ये तुम जो प्रयोग है, ये क्रियात्मक कार्य आप परमैंगनेट नहीं मिल पाता है तो आप पोटेशियम पर वो जो डेटॉल आती है उससे भी कर सकते हैं। डेटॉल जब पानी में आप मिलाते हो डेटॉल को, जब डेटॉल को आप पानी में मिलाते हैं तो वह सफ़ेद रंग जैसा प्रदान करती है। और यदि आपको फिर से आप उसमें से सफ़ेद रंग को निकाल करके कम मात्रा में जल ले करके, तो अगर हम उसे अत्यधिक मात्रा में जल तनुकृत करते जाएंगे, जल मिलाते जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें डेटॉल की जो गंध होती है, वह महक जो होती है, वह हमें मिलती रहती है। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अर्थात हमारी खुली आंखों से हम उन्हें देख ही नहीं सकते, तो इतने छोटे होते हैं। अब देखिए पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जो पदार्थ होते हैं उसमें आपने 2 बात जानी कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। देखिएगा जो मैंने अभी बताया कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए हमने एक क्रियाकलाप किया। क्रियाकलाप आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक नमक लीजिए और उसको चूर्ण के रूप में पीस दीजिए और उसको पीसते ही चले जाइए तो वो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों में। बस अब ये पदार्थ कितने छोटे होते हैं, तो ये पदार्थ इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं। अब जो दूसरा अभिलाक्षणक गुण है पदार्थ के कणों के, जो अभिलाक्षणक गुण है वो दूसरा है, वह है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे पहला था पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो है उसके कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा जो अभिलाक्षणिक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो क्रियाकलाप करना है फिर से इसके बारे में। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से चीनी में वितरित हो गए थे। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी मिलाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो आपको जो पहले क्रियाकलाप किया था उसके बारे में मैंने आपके बारे में उसको समझाने के लिए एक थोड़ी सी बात कही थी कि इससे यह भी पता चलता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। हम जब दूध में चीनी घोलते हैं या पानी में चीनी जब घोलते हैं तो घोलने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके जो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है वह। तो यह क्रियाकलाप तो बताता है कि वह छोटे छोटे कणों में भी बदल जाता है, लेकिन साथ में हमें यह भी पता चलता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो जल के मध्य के जो रिक्त स्थान है उनके मध्य फंस जाते हैं। अब देखिएगा आगे, पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप देखिएगा। ये तीसरी बात है, पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। पदार्थ जो होता है उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। और जो तीसरी बात है वह है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आप अपनी कक्षा में किसी कोने पर एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें और एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, उसकी सुगंध लेने के लिए आपको उसके कितने समीप जाना पड़ता है। अगर अगरबत्ती जला दें तो क्या होता है, क्या दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती है? इस परीक्षण को नोट कीजिए। तो आप अगर बिना जो बुझी हुई अगर अगरबत्ती रख देंगे तो आपको बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा उसकी सुगंध को सूंघने के लिए। यदि हम उसे जला कर रख देंगे तो जो जलाने से जो वो है पदार्थ जो अगरबत्ती है पदार्थ है, उसको जब जलाएंगे तो उससे जो गंध आएगी वो हमारे स्वतः ही आ जाएगी, अर्थात तो हमें उसके नज़दीक नहीं जाना होगा। क्रियाकलाप और भी है। जल से भरे 2 गिलास या बीकर लें। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। अपने
इसको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दो, तो अपने प्रेक्षणों को नोट करो। तो कुछ नहीं करना है, जल से भरा 2 गिलास ले लेने या बीकर लेना है और उस बीकर के एक सिरे पर सावधानी पूर्वक लाल या नीली स्याही डाल दो। स्याही का मतलब या फिर आप ये कर सकते हो, जो कपड़ों में देने वाली जो नील होती है वह भी डाल सकते हो। दूसरे में शहद डाल दें, और दूसरे में क्या डाल देना है आपको, शहद। अब अपने प्रेक्षणों, अब अपने घर में या कक्षा के एक कोने में उन्हें रख दो और प्रेक्षण नोट करो। तो देखिएगा, स्याही की बूंद डालने पर वह तुरंत बाद आपने क्या देखा, तो स्याही की जो बूंद थी जब तुमने डाली थी वो जल्दी ही घुल गई। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, तो बहुत कम समय लगता है। अब देखिएगा आगे क्रियाकलाप दूसरा क्रियाकलाप है इसी को बात को समझाने के लिए। ये सभी जो क्रियाकलाप हैं वो इस बात को समझाने के लिए किए जा रहे हैं कि जो पदार्थ होता है ना, उसके कण होते हैं ना, वो निरंतर गतिशील होते हैं। जब हम स्याही की बूंद को डालते हैं तो उस स्याही की बूंद के कण निरंतर गति करते हुए जल में डाल रहे हैं तो जल में गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यही कारण होता है कि जो जल का रंग है वो बदल जाता है। तो इससे हमें पता चला है या नहीं कि जो पदार्थ है उसके जो कण हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं गतिशील होते हैं। अब क्रियाकलाप दूसरा है, इसको भी करते हैं। चलो, 1 गिलास गर्म पानी में और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दें। जो कॉपर सल्फेट है और पोटेशियम परमंगनेट का जो एक क्रिस्टल है आप डाल सकते हैं। किस में डालना है, गर्म पानी में। नहीं मिलता है बाजार से ले सकते हैं। और एक और रख दें और हिलाए नहीं, बिना हिलाए ही सीधा उसमें डाल दें। अब देखिएगा, क्रिस्टल की सतह पर बैठने दें। गिलास के ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, ऐसे ठोस एवं द्रव के कणों के बारे में क्या पता, इससे ठोस एवं द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप, जितने भी तीनों क्रियाकलाप हमने पढ़े हैं, सबसे पहले जो स्याही वाला, शहद वाला और साथ में ये जिसमें हमने क्या डाला है, पोटेशियम, हाँ जी, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमंगनेट के क्रिस्टलों को डाला। यह क्रियाकलाप तीसरा है ना। तो देखिएगा आगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों में गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब जल को गर्म किया जाता है तो जब जल को गर्म करते हैं, हम जब चाय बनाते हैं तो जल गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो वह जिस जो पात्र होता है, पात्र के मध्य से ऊपर उठता है और बगलों से साइडों में जाता है। इसका मतलब क्या है, जब किसी भी पदार्थ के तापमान में वृद्धि की जाती है, किसी भी पदार्थ के तापमान में जब वृद्धि की जाती है तो उसके जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे जो कण होते हैं वो गति करने लगते हैं। उपयुक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है, यानी रिक्त स्थानों को भरने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो विसरण की परिभाषा हो गई है, ये क्या हो गई, विसरण की परिभाषा। 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। आपने देखा होगा, आपके एसिडिटी जब हो जाती है तो आप इनो मिलाते हो जल में, तो इनो को जैसे ही आप डालते हो तो वो ऑटोमेटिक घुल जाती है। तो वो क्या है, जो घुलने की जो दर है ना, वो विसरण है। वो क्या है, विसरण। वो क्या है, विसरण। तो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो कृपया जो ये कर सक रहे हैं उसको ध्यान से देखते जाएं। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। इसे अजी हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों, तो जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं ना
तो विसरण तेज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गर्म करते हैं तो तापमान में वृद्धि के कारण पदार्थों के जो पदार्थ होता है उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि आप ठंडे दूध में शक्कर को या चीनी को घोलना बहुत समय लगेगा उसको घोलने में, जबकि गर्म दूध में आप चीनी को एवं शक्कर को आसानी से घोल सकते हो। तो समझ में आया होगा आपके। अब देखिएगा चौथी बात, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर अब तक आपके समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बता देता हूं। जो पदार्थ होता है क्या होता है? कोई भी वस्तु का निर्माण जिस सामग्री से होता है वह पदार्थ होता है। कोई भी वस्तु का निर्माण जिस सामग्री से होता है वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ को मनुष्य की पांचों इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। और प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं उसके अभिलाक्षणिक गुण हैं। सबसे पहला है कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है और वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है जिसके कई क्रियाकलाप पड़े हैं। दूसरी जो बात थी हमने ये पढ़ी थी कि उसके मध्य रिक्त स्थान होता है। जो कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान होता है। और तीसरी बात पढ़ी थी हमने, पदार्थ के कण ये गति करते रहते हैं, हम गतिशील रहते हैं। और चौथी जो बात आ गई है वो है हमारी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझे या नहीं? तो अब देखिएगा उसके लिए क्रियाकलाप। एक खेल को एक मैदान में खेलें, इस खेल को एक मैदान में खेलना है। आगे बताइए, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएंगे। पहला समूह ईद मिसवी और नर्तकों को इस प्रकार एक दूसरे के पीछे हाथ कसकर पकड़ लें। तो इस तरह से आपको देखिएगा ये 2000 वो हो गई। ये टोटल जो 5 महिलाएं हैं वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो देखिएगा दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपयुक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों को एक दूसरे से सबसे जो अलग करने में एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। तो देखिएगा ये समूह है, इसमें ये इन्होंने एक दूसरे को आपस में पकड़ रखा है। तो इसी तरह से अगर हम इस प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक जो समूह का नागरिक है उसे एक पदार्थ का कण माने तो वो एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, अर्थात ये चिपके हुए होते हैं। और यही कारण है कि जो पदार्थ हैं वो अपनी आकृति में बने रहते हैं। पदार्थों को अपनी आकृति में बनाए रखने के लिए जो पदार्थ हैं उनको अपनी आकृति में बनाए रखने के लिए यह गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आया होगा समझ में? अब देखिएगा क्रियाकलाप। एक लोहे की कील, एक कांच का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या घिसकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। एक लोहे की कील ले लेना है और कांच चौक का टुकड़ा ले लेना है और रबड़ बैंड ले लो, हथौड़ा ले लो। हथौड़ा लेकर के लोहे की कील को चोट मारो, कांच को काटो और जो रबड़ है उसको खींचो, उसे भंगुर करने का प्रयास करें। भंगुर करना एक शब्द लिखा हुआ है इसमें, भंगुर। भंगुर क्या है? किसी भी वस्तु को या किसी पदार्थ को किसी भी पदार्थ पर जब प्रहार किया जाता है तो उसके जो कण होते हैं ना वो बिखर कर दूर हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये भंगुर कहलाती है। जैसे आपने यदि किसी नमक की डरी पर चोट मारते हैं तो जब चोट मारते हैं तो नमक के जो कण होते हैं वो फूट कर दूर दूर भाग जाते हैं, फूट जाते हैं, दूर दूर भाग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है भंगुर करने की। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो सबसे ज्यादा लोहा है, लोहे को आप पीटोगे लेकिन फिर भी टूटेगा थोड़ी। सबसे ज्यादा मजबूती से किसके कण जुड़े हुए हैं? लोहे के। अब देखिएगा आगे क्रियाकलाप। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। एक थाली ले लेनी है और थाली में जल ले लिया और उंगली से इस तरह से काटो तो क्या कटेगा? नहीं। क्या जल की सतह कट जाती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? तो जो जल की सतह होती है ना,
जलीय पदार्थ है, उसके जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब हम उसको काटते हैं तो काटने के बाद फिर से वो आकर्षित करते हैं। मतलब जो पदार्थ है उसके जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम उंगली द्वारा उसको काट देते हैं तो काटने के बाद भी वे फिर से आकर्षण के कारण फिर से जुड़ जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं कटते हैं। अब देखिएगा आगे, उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि इसके भी 3 क्रियाकलाप बताए हैं उन्होंने कि जो पदार्थ है उसके जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे के नजदीक होते हैं, और नजदीक होने के साथ साथ वो आकर्षण का बल लगाते हैं। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप समझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल को सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। इस आकर्षण बल का जो सामर्थ्य है वो प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जो ये आकर्षण बल है वो ठोसों में अधिक होता है, द्रवों में उससे कम होता है, गैसों में ये आकर्षण बल बहुत कम होता है, लेकिन होता है। हम ये कह सकते हैं पदार्थों में आकर्षण बल का मान, आकर्षण जो बल है वो होगा ही, बस अंतर यह है कि किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में आकर्षण बल जो है वो अधिक हो सकता है, किसी पदार्थ में जो आकर्षण बल है वो कम हो सकता है। इस तरह से ये निर्भर कर सकता है, उसकी सामर्थ्यता पर निर्भर कर सकता है। वरना हम ये जो बात है इसके जो गुण हैं, तो हमने अब तक पदार्थों के जो गुण जाने वो फिर से बता देते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान हो गया, और पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। और जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। पदार्थ के जो कण हैं वो कैसे करती, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से आपके समझ में आया होगा। और पदार्थ वही है, कौन सा, जिसे हम मनुष्य तो अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा उसे महसूस कर सके, पदार्थ होता है। समझे? तो अब देखिएगा, निम्न में से कौन से पदार्थ हैं? छांटने, कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह है यानी प्रेम। अरे भाई, प्रेम कोई वो है क्या? पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसे महसूस तो कर सकते हो, लेकिन 5 इंद्रियों में सिर्फ हम उसे अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उसे देख सकते हैं क्या प्रेम को? जबकि पदार्थों को तो 5 इंद्रियों द्वारा देख भी सकते हैं, है ना। गंध, हाँ, ऐसे एक सूंघने वाली जो इंद्रिय उससे महसूस तो कर सकते हैं, तो गंध कोई वो नहीं है क्या? पदार्थ। अरे हम स्नेह को देख सकते हैं, प्यार को, प्रेम को देख सकते हैं क्या? नहीं। गंध सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या? नहीं। घृणा, अरे तुम्हारी किसी से अगर दुश्मनी हो जाए तो दुश्मनी होना या घृणा होना ये कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि हम इसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते। बादाम, हाँ जी, बादाम तो आप सुबह खाते होंगे, तो इस तरह से ये तो पदार्थ है। विचार, आपके दिल में विचार आ जाए, कोई भी आ सकता है ना, तो आप विचार, जब अपना जो विचार है उसको किसी को दिखा सकते हो कि भाई ये मेरा विचार है? नहीं। अरे विचार को आप बता सकते हो ये मेरा विचार है भाई देखो, तो विचार को आप नहीं दिखा सकते। इसलिए जो विचार है वो क्या है? पदार्थ नहीं है। शीत, ठंड है, वो पदार्थ नहीं है। नींबू है, वो पदार्थ है। पानी है, वो पदार्थ है। इत्र है, इत्र की सुगंध, अरे भाई इत्र की सुगंध है ना, इत्र पदार्थ है, लेकिन इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है। इत्र जो है वो खुद पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ हो सकता है। फूलों के लिए अगर फूलों से संश्लेषित किया गया है तो प्राकृतिक पदार्थ भी हो सकता है, लेकिन उसकी सुगंध एक पदार्थ नहीं है। आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसको पास जाना पड़ता है। तो जैसे मैंने अभी बताया था ना आपके लिए कि जिस तरह से अगरबत्ती यदि बिना बुझी हुई है तो आपको उसकी गंध लेने के लिए बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा, जबकि उसको अगर जल रही है वो, तो उसकी गंध है वो स्वतः ही हमारे पास आ जाती है। समझे या नहीं? तो ये ऐसा क्यों होता है कि जो गर्म खाना होता है, तो गर्म खाना, जो खाना है पदार्थ है भाई, खाना है तो वो पदार्थ है, हम पदार्थ ही तो खाते हैं। तो गर्म पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा होने के कारण वो स्वयं चलकर हमारे पास आ जाते हैं, जो कण होते हैं। और कण जो होते हैं उसके जो, क्योंकि जो कण है उसके गतिशील होते हैं, तो जो वो है। और जो ठंडा भोजन होता है उसकी जो गंध होती है, ठंडे भोजन के
भोजन जो भोजन है पदार्थ है, और जो पदार्थ के कारण ठंडा है तो उसके जो गतिज ऊर्जा नहीं होगी, इसके कारण उसकी महक लेने के लिए हमें उसके पास ही जाना पड़ेगा। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। तो देखिएगा जो स्विमिंग पूल है इससे पदार्थ के कौन से गुण का प्रेक्षित होता है। तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो स्विमिंग पूल है ना उसमें गोताखोर पानी काट पाता है, काट तो देता है लेकिन फिर से उसमें आकर्षण हो जाता है। पानी को काटना है, पानी को क्यों काटता है? क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, सॉरी रिक्त स्थान नहीं, उसके मध्य आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल को कम करने के लिए यानी पदार्थों के कण जो हैं उनमें आकर्षण बल कम हो, इसलिए मनुष्य जो होता है, गोताखोर जो होता है, वो स्विमिंग पूल में पानी को काटता है, और काट करके उस पानी को जब काटता है तभी वो तैर पाता है। समझे? पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो मैंने अभी 4-5 विशेषताएं बताई थी आपके लिए। पदार्थ के कण, छोटे छोटे कणों से पदार्थ जो होता है, पदार्थ के कण जो होते हैं ना वो छोटे छोटे कण होते हैं। पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। और पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। इस तरह से हमारे जो वो हैं हो सकते हैं क्या, इसके गुण, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता हो गई। पदार्थ के कण छोटे छोटे, जो पदार्थ के कण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, पहली विशेषता हो गई। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, दूसरी विशेषता हो गई। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, तीसरी विशेषता हो गई। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ये पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई, चौथी विशेषता हो गई। तो ये आपके समझ में आया होगा। अब देखिएगा पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिएगा पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। वैसे सामान्यतः पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती है। वो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारी विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, प्रगति करने के साथ साथ पदार्थ की 5 अवस्थाओं को भी खोज लिया है। और पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं होती हैं वो किस किस तरह की होती हैं, उनमें से 3 अवस्थाएं तो हमारे आसपास ही पाई जाती हैं, लेकिन चौथी और जो 5वीं अवस्था होती है उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो देखिएगा हमारा जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं,